नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी और बाकी भी एग्जाम्स के लिए हमने एक अलग से नई सीरीज चलाई है जिसको अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो नाम दिया है। ये जो अभ्यास एचपीआरसी करके हमने सीरीज चलाई है, इस सीरीज में उन सभी टॉपिक्स को जो है वो कवर किया जाता है जो ऑफिशियली एचपीआरसी के द्वारा जो है उस सिलेबस में मेंशन जो है वो किए गए हैं, और हर इक्वेशन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी आपको पता है एसीएफ का एग्जाम हुआ है, तो एसीएफ के क्वेश्चन में जो ओवरऑल जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हु प्रिजाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन 1916 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। इस सेशन की अध्यक्षता जो था वो किसके द्वारा की गई थी? देखो, लखनऊ सेशन जो 1916 का हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनको जो है वो एसी मजूमदार कर भी ऐसे लिख देते हैं कई बार एग्जाम में, इनका नाम आपने जरूर ध्यान रखना है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात कर ही रहे हैं तो इस सेशन का इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? देखिए, आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनाई गई। उसके बाद जो है वो 1907 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दो भागों में जो था वो विभाजित हो गई थी। तो 1907 का सेशन जो था वो सूरत में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और रास बिहारी बोस जो था वो इसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे। अब देखिए, वैसे ही जो है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो टूट गई और 1907 का सेशन था ये सूरत का रास बिहारी घोष के द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 के सेशन में जो है वो जो नरम दल और गरम दल दो बने थे उनके बीच में समझौता जो है वो हो जाता है और एक जो है ये हो जाती है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 1916 का सेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस की। ये वो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? ये बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो था वो डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा सेशन जो था वो 1886 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1893 के लाहौर सेशन की अध्यक्षता भी जो था वो की गई थी। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो एक और सेशन की अध्यक्षता जो था वो की गई थी, और ये सेशन था 1906 का सेशन। 1906 का सेशन जो था वो यहाँ पर स्वराज शब्द का सबसे पहली बार उपयोग जो था वो किया गया था, और ये सेशन जो था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो प्रिजाइड किया गया था। कलकत्ता में ये सेशन जो था वो हुआ था। 1907 का सेशन आपने पढ़ लिया। ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी? वो 1924 का सेशन था। ये बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था वो की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी? वो कराची का सेशन था। ये जो है वो 1931 का सेशन था। 1931 में ये सेशन हुआ था कराची में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमने इंपॉर्टेंट सेशन जान लिए। वैसे बहुत लंबा है ये भी पढ़ने के लिए, परंतु हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जान लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंदन। तो बोलते हैं कि लंदन में जो है वो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? ये जो फ्री इंडिया सोसाइटी थी ये लंदन में जो था वो बनाई गई थी, और लंदन में इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ये जो फ्री इंडिया सोसाइटी थी ये वीडी सावरकर जी के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बारे में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ईयर में इसको बनाया गया था? 1906 में जो था वो इसको जो था वो बनाया गया था। 1906 में इसको कहाँ पर बनाया गया था? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में जो था वो इसको बनाया गया था। तो ये तो 3 पॉइंट हो गए। इसका पर्पस क्या था बनाने का? इसका पर्पस ये था कि जो इंडियन स्टूडेंट इनके भारतीय विद्यार्थी जो है वो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, अब्रॉड में रहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए और इंस्पायर किया जाए ताकि वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए जो है फाइट कर सके। इसका ये जो था वो पर्पस रखा गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज जो था वो इसका जो था वो उद्देश्य था। पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 का सेशन हुआ था, उसके साथ इसको लिंक कीजिए। 1906 का सेशन जो था वो किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, और यहाँ पर स्वराज शब्द का जो है वो प्रथम बार प्रयोग जो था वो किया गया था। तो ये स्वराज शब्द के साथ जुड़ेगा, और इसमें आपको फ्री इंडिया सोसाइटी के बारे में भी याद रखने में जो है वो इजीली यहाँ से जो है वो थोड़ा सा ट्रिक टाइप में बन जाएगा ये। तो इतना सब आप फ्री इंडिया सोसाइटी के बारे में ध्यान रखें। वीडी सावरकर जी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
वी.डी. सावरकर जी के द्वारा जो था वो मित्र मेला की स्थापना भी की गई थी। इनके द्वारा 1899 में ये मित्र मेला जो था वो बनाया, इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इनके द्वारा जो है वो ये जो इनके द्वारा एक और फ्री इंडिया सोसाइटी जो बनाई गई थी लंदन में, ये इनके द्वारा अकेले नहीं बनाई गई थी, इसमें मैडम भिकाजी कामा भी इनके साथ थी, जिनके साथ मिलकर इन्होंने ये बनाई थी। इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी, हिंदुत्वा हु इज हिंदू कर ये किताब जो था वो इनके द्वारा जो था वो लिखी गई थी। ठीक है जी, तो ये सब आपने जो है वो ध्यान रखना है वी.डी. सावरकर जी के बारे में। वी.डी. सावरकर का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिक्लेयर्ड दैट आई हैव नॉट बिकम हिज मैजेस्टीज प्राइम मिनिस्टर टू प्रिजाइड ओवर द डिमाइस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के निधन की अध्यक्षता करने के लिए महामहिम का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये जो है वो डब्ल्यू चर्चिल के द्वारा, यानी कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो था वो कहा गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चर्चिल के बारे में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। एक तो आपने ये स्टेटमेंट ध्यान रखने की, आई हैव नॉट बिकम द मैजेस्टीज प्राइम मिनिस्टर टू प्रिजाइड ओवर द डिमाइस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो उस टाइम जो था वो इंग्लैंड के लीडर कौन थे? तो उस टाइम इंग्लैंड को लीड कर रहे थे जो विंस्टन चर्चिल थे, यही लीड कर रहे थे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो था वो उस टाइम हुआ करते थे। ठीक है जी, विंस्टन चर्चिल के बारे में एक और आपने बात ध्यान रखनी है, इन्होंने जो है वो अधनंगा फकीर कहकर भी जो था वो संबोधित किया था। अधनंगा फकीर इन्होंने किसको कहा था? इन्होंने जो है वो अधनंगा फकीर जो था वो कहा था गांधी जी को, और गांधी जी को इन्होंने हाफ नेक्ड सेडिशियस फकीर जो कहा था, ये कौन से ईयर में कहा था? ये 1931 में जो था वो कहा था। 1931 में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डब्ल्यू चर्चिल के द्वारा जो था वो गांधी जी को जो था वो हाफ नेक्ड सेडिशियस फकीर जो था वो कहा गया था, अधनंगा फकीर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उस टाइम जो है वो ब्रिटेन के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो है वो प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे जब क्रिप्स मिशन जो था वो इंडिया आया था? क्रिप्स मिशन जब अपॉइंट किया गया था इंडिया के लिए तो विंस्टन चर्चिल ही जो था वो उस टाइम जो था वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आप जल्दी से कमेंट कर कर मुझे बता दीजिए कि ये क्रिप्स मिशन जो था वो आया कब था? क्रिप्स मिशन जो है वो कौन से ईयर का मिशन है? ये आसान सा एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट कर कर बताएंगे। इतना डिटेल से हमने जान ही लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो एयरबॉर्न डिजीज जो है वो आती है। अब डिजीज भी अलग तरह से होती हैं, कुछ पानी से होती हैं, कुछ हवा से होती हैं। ठीक है, तो एयरबॉर्न डिजीज की यहाँ पर बात की गई है कि एयरबॉर्न डिजीज जो है वो इनमें से कौन सी है? इनमें से जो है वो अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं आती। कोलेरा की बात करते हैं तो ये भी नहीं आती। डाइसेंट्री भी नहीं आती। ट्यूबरक्लोसिस इनके टीबी जो है ये एयरबॉर्न डिजीज जो है वो आती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बोला जाता है। अब एयर के कारण जो अलग अलग डिजीज होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड जो है वो एयरबॉर्न डिजीज जो है वो है। इसके अलावा जो है वो फ्लू होते हैं, चिकन पॉक्स होता है, मम्प्स होते हैं, ये सब जो है कोविड-19 था, ये भी एक एयरबॉर्न डिजीज ही थी। अब हम यहाँ पर ना वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में भी जान लेते हैं, जो पानी से जो है वो डिजीज़ होती हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ में जो है वो एक तो ये टाइफाइड ही आ जाता है, एक कोलेरा ही जो है वो आ जाता है। ये टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, डाइसेंट्री भी यहाँ पर दिया गया है, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। पोलियो को भी कई बार वाटर बॉर्न डिजीज़ में ही जो है वो कंसीडर जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर ना यहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीज़ आपने जान ली, आपने एयरबॉर्न डिजीज़ भी जो है वो जान ली। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो मनाया कब जाता है? ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो मनाया जाता है, ये मार्च महीने में 24 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मेन रूप से जो है वो ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को जो है वो अफेक्ट करता है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किस पार्ट को अफेक्ट करता है? ये लंग्स को जो है वो प्रभावित जो है वो करता है, और ट्यूबरक्लोसिस को TB कर ऐसे भी जो है वो लिख दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन कौन सी इस्तेमाल की जाती है? तो इसके लिए BCG वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। BCG वैक्सीन का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है बैकेली कैलमिटी यूरिन वैक्सीन, ये इसका पूरा नाम जो है वो आता है।
इंडिया ने देखो ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए भी टारगेट जो है वो रखा है। इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम 2025 तक जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो खत्म जो है वो कर देंगे। 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का टारगेट इंडिया ने रखा है। अच्छा, यहाँ पर हमने ना वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में जान लिया है, परंतु वर्ल्ड वाटर डे भी जो है वो मनाया जाता है। हर साल ये वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ये जो है वो मार्च के महीने में मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है वो हर साल वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, 2025 में वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम जो था वो ग्लेशियर प्रिवेंशन जो है वो इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट बना। यहाँ से वर्ल्ड वाटर डे के बारे में पता चल गया, वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में पता चल गया, एयरबॉर्न जो डिजीज़ आती हैं उनके बारे में पता चल गया, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जो है वो पता चल गया। ट्यूबरक्लोसिस की डिटेल में भी हमने जानकारी जो है वो यहाँ पर ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हमारे पास अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JPT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, जो सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होती हैं उनको इंप्रूव कर आप आगे बढ़ सकें, तो ये सही टाइम भी है और सही अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर जो है वो आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकें। अब देखिए, एक और बात है, अभी ACF का एग्जाम हुआ तो आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लिंक किए गए थे हमारी वीडियो से, परंतु यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मैटर करती है? वो ये मैटर करती है कि आप कितने सीरियसली खुद से तैयारी करते हैं, आप टेस्ट सीरीज को कितना सीरियसली लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और चाहते हैं कि कोई गलती ना हो आपसे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, तो ये सही टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज द इंसुलिन डिस्कवर्ड? तो बोलते हैं इंसुलिन की खोज जो था वो कब की गई थी? इंसुलिन की खोज जो था वो कौन से ईयर में की गई थी? इसकी खोज जो था वो 1921 में जो था वो की गई थी। 1921 में जो था वो इंसुलिन की खोज की गई थी। इंसुलिन के बारे में जो था वो हम थोड़ा सा जानते हैं। इंसुलिन एक, अगर हम प्रॉपर वे में जानें कि इंसुलिन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो डिस्कवरी का क्वेश्चन बन जाता है और एग्जैक्टली ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन की डिस्कवरी की कब गई। और डिस्कवरी अगर की गई इसकी 1921 में, तो किसी न किसी के द्वारा जो था वो इसकी डिस्कवरी तो की ही गई होगी। इसकी डिस्कवरी जो था वो फ्रेडरिक बेंटिक एंड चार्ल्स बेस्ट के द्वारा जो था वो इसकी डिस्कवरी जो था वो की गई थी। 1921 में इसकी डिस्कवरी जो था वो की गई थी और 1921 में इसकी डिस्कवरी कौन सी जो है वो कंट्री में की गई थी? तो इसकी डिस्कवरी जो था वो कनाडा में की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जो था वो इसकी डिस्कवरी जो था वो वैसे हुई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इंसुलिन ली क्यों जाती है? जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन जो है वो आमतौर पर जो है वो लेते हैं। सुना भी होगा, देखा भी होगा कभी ना कभी। इंसुलिन है क्या? एक काइंड ऑफ हार्मोन ही जो है वो इंसुलिन जो है वो आता है। काइंड ऑफ हार्मोन ही इंसुलिन आता है। इसकी डिस्कवरी के बारे में आपने पढ़ लिया, कब हुई थी, किसने की थी, कहाँ पर की थी, यही बेसिक यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? तो बोलते हैं कि बायोमास एनर्जी सोर्स का जो है वो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। बायोमास एनर्जी की हम बात करते हैं कि बायोमास सोर्स एनर्जी का कौन सा एग्जाम्पल इनमें से नहीं है। तो वुड की अगर हम बात करें तो वुड तो बायोमास एनर्जी सोर्स में आता है। गोबर गैस की बात करें तो गोबर गैस भी जो है वो बायोमास एनर्जी सोर्स में आता है। कोल की अगर हम बात करें तो कोल भी जो है वो बायोमास एनर्जी में जो है वो आता है, परंतु न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी सोर्स में नहीं आती। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये बायोमास एनर्जी होती क्या है ये पता होना चाहिए और बायोमास एनर्जी के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। बायोमास एनर्जी जो है वो एक एनर्जी का सोर्स होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वो आता है और ये आमतौर पर ऑर्गेनिक मटेरियल से जो है वो बनाया जाता है, जैसे कि एनिमल के रेजिड्यू से ये बना लिया गया, गोबर से बना लिया गया, ऐसे ऐसे कर जो है वो इसको बनाते हैं। नेचुरली जो है ये पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दो चीज़ों की, एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ये नेचुरली जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो है वो आते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं उनमें क्या क्या जो है वो आता है? जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं उनमें जो है वो ऐसे सोर्सेज आते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल उसमें आता है, नेचुरल गैस उसमें आता है, उसमें ऑयल जो है वो आ जाता है। ऐसे सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल में आते हैं जो
रिन्यू नहीं हो सकते। अब आपको पता है ऑयल ऐसी चीज़ है कि एक बार कंज्यूम हो गई, धुआं बन गया, उसके बाद क्या उसका रिन्यू करना। वैसे ही कोल है, एक बार जलकर राख हो गया, उसको क्या रिन्यू जो है वो करना है। तो वो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो आ जाते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है वो एक तरह से जो है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ही आती है। इसलिए आती है क्योंकि ये जो है वो फाइनाइट रिसोर्सेज पर जो है वो डिपेंड रहती है, यूरेनियम वगैरह के ऊपर जो है वो डिपेंड जो है वो रहती है। तो ये हमारे पास नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बायोमास एनर्जी तो बड़ा ही सिंपल सा है, वैसे नाम से ही डिराइव हो जाता है, नाम से ही इसका पता चल जाता है कि है क्या ये बायोमास एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बोलते हैं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को मानने हेतु बाध्य किया गया है। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो किया गया है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1976 की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो बोलते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसके द्वारा और भी चेंजेस किए गए हैं। इसके द्वारा जो है वो हमारे प्रियम्बल में जो है वो सोशलिस्टिक सेकुलर ये वर्ड भी जो है वो यहाँ पर ऐड जो है वो किए गए हैं। और वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो दिया गया है, ये 1978 की जो है वो अमेंडमेंट है। यहाँ से क्या किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से जो है वो काट दिया गया था। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले फंडामेंटल राइट में जो था वो आता था, परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इस्तेमाल कर इसको जो है वो फंडामेंटल राइट से जो था वो काट दिया गया। ठीक है जी। और इसको जो है वो ऐड कहाँ पर किया गया, इसको जो है वो फंडामेंटल राइट से काट कर जो है वो एक तरह से लीगल राइट में जो है वो इसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है जी। तो ये आपका 44th इसके बारे में पता हो गया। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ये जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1971 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये हम पढ़ रहे थे ना ऊपर राइट टू प्रॉपर्टी का, ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ये कहता है कि अगर सरकार को जो है वो किसी अपने उपयोग में किसी निजी भूमि को अपने उपयोग में लाना है तो वो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। तो इस तरह से ये राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो रेस्ट्रिक्ट जो है वो करता है। हमारे पास 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो दी गई है। ये पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के साथ ही किसी भी पार्ट को अमेंड करने की जो है वो यहाँ पर पावर जो है वो देता है। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी 1971 की ही जो है वो आती है। वैसे ही हमारे पास 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। ये जो है वो वोटिंग एज को जो है वो रिड्यूस करती है 21 ईयर से लेकर 18 ईयर्स तक। पहले 21 ईयर्स का व्यक्ति वोट डाल सकता था, परंतु ये जो अमेंडमेंट आई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 की, इसने जो है वो वोटिंग एज को रिड्यूस कर जो था वो 18 ईयर कर दिया था। हमारे पास 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। ये एंटी डिफेक्शन जो 10th शेड्यूल में है उसको इंट्रोड्यूस जो था वो किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 की, वो पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है। 11th शेड्यूल में आते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जो है वो म्युनिसिपलिटीज की बात करती है। 12th शेड्यूल में जो है ये म्युनिसिपलिटीज जो है वो आती हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, 2002 की ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और ये जो है वो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट जो है वो बनाती है। आर्टिकल नंबर 21A के तहत जो है वो ऐड हुए थे। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सब हमने जान लिए इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं परंतु फिलहाल इतना ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन सीक्वेंस ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ एक महिला संगठन दिए गए हैं, उनका जो है वो उनकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करनी है सीक्वेंस वाइज, कब उनकी स्थापना हुई। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। तो ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो था वो कब हुई थी। अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले ये जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस दिया गया है ये 1927 में जो था वो हुई थी। 1927 यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। 1927 में ये हुई थी। दूसरे नंबर पर दिया गया है फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन। तो ये FAOW दिया गया है, ये 1979 में जो था वो बना। 1979 में ये बना। ठीक है। फॉर्म्ड इन मुंबई, ये मुंबई में जो था वो बनाया गया था। फाइट अगेंस्ट वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन टॉवर्ड द वुमेन।
ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, वायलेंस होती है, उसके अगेंस्ट जो था वो इसको बनाया गया था। आगे जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया जो है वो दिया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया NCWI जो है वो 1925 में जो था वो स्थापित हुआ। 1925 में ये स्थापित हुआ और वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर बनी थी, खासकर जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर हुआ करता था, कॉलोनियल टाइम जब हुआ करता था तब ये बनाई गई थी। उससे आगे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन दिया गया है, ये 1972 में बनाई गई थी। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन 1972 में बनी थी। अब इसको अरेंज भी आपको करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो तीसरे नंबर वाला बना, तीसरा सबसे पहले नंबर वाला है नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, ये 1925 में बना। फिर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई, ये पहले नंबर वाला दूसरे पर आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन बनाई गई सेवा कर कर, ये 1972 में जो था वो बनी थी, चौथे नंबर वाला। और फिर ये फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन आ जाएगा, ये दूसरे नंबर वाला है। तीसरा पहला चौथा दूसरा जो है वो इसका हो जाएगा। तीसरा पहला चौथा दूसरा, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस का देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तब ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो तुक्का लगाने की ज़रूरत इनमें नहीं है, क्योंकि तुक्का लगाएंगे तो 90% चांसेस ऐसे हैं कि ये क्वेश्चन गलत आपके हो ही जाएंगे। ठीक है, तो तुक्का लगाएं उन क्वेश्चंस में जहां पर चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन ठीक हो जाएं। ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का लगाकर बिल्कुल भी फायदा नहीं है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो बोलते हैं यहाँ पर कुछ एक प्रोजेक्ट दिए गए हैं और उनकी रिवर्स जो है वो दी गई हैं। अब आपको उनको जो है वो मैच करना है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है जी, उनको मैच करना है। यहाँ पर जो है वो काकरापारा दिया गया है, कोयाना दिया गया है और पोचमपाद दिया गया है, सरदार सरोवर जो है वो दिया गया है। हम आसान चीज़ों से जो है वो रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है वो हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये गुजरात में जो है वो स्थित है और नर्मदा नदी के ऊपर जो है ये बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर जो है ये बना हुआ है। नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पर नर्मदा रिवर देखेंगे ये पहले नंबर पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABCD, D को जो है वो आप पहले के साथ जो है वो मैच कर देंगे। वैसे ही उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर आसान आप देखेंगे तो ये काकरापारा हमने बहुत बार पढ़ा है, ये तापी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तापी ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ए को दूसरे के साथ मैच कर देंगे। फिर कोयाना यहाँ पर दिया गया है, ये जो कोयाना है ये कोयाना नदी के ऊपर ही बना हुआ है। कोयाना नदी के ऑप्शन में दी गई है। कोयाना आप देखेंगे कोई ऐसी नदी ऑप्शन में दी ही नहीं गई है, तो कोयाना को जो है वो कोवनल नदी भी बोलते हैं, कोवनल भी इसको बोलते हैं। तो ये तीसरे के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। कोयाना के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो कौन सा है? वो है यहाँ पर पोचमपाद कर। ये जो है वो गोदावरी रिवर के ऊपर जो है वो बना हुआ है। गोदावरी नदी के ऑप्शन में दी गई है, तो चौथे नंबर पर ये दी गई है। तो दूसरा तीसरा चौथा पहला इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा पहला चौथा, यहाँ पर ये मैच नहीं किया गया है, परंतु यहाँ पर देखेंगे आप दूसरा तीसरा चौथा पहला, इस तरह से जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होना था। ऑप्शन ए में इस तरह से ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर यहाँ पर हो गया था, परंतु उसको हम करेक्ट कर लेंगे जब PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे बोलते हैं गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको जो है वो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है नेशनल हाईवे 7 पासिस थ्रू द भोपाल एंड तिरुचिपल्ली, की नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है भोपाल और तिरुचिपल्ली से होकर जो है वो गुजरता है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोलते हैं दिल्ली एंड मुंबई आर कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे नंबर 9, कि दिल्ली और मुंबई नेशनल हाईवे 9 से जो है वो जुड़े हुए हैं। हम बात सबसे पहले नेशनल हाईवे नंबर 7 की करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि नेशनल हाईवे नंबर 7 भोपाल तिरुचिपल्ली से पास होता है। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है नेशनल हाईवे नंबर 7 के बारे में। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। आगे बोलते हैं दिल्ली एंड मुंबई आर कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे नंबर 9, तो नेशनल हाईवे नंबर 9 से ये दिल्ली और मुंबई जो है वो नहीं कनेक्ट होते, तो दूसरी स्टेटमेंट आपके पास सही नहीं दी गई है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं ये जो NH9 है ये किसको जो है वो जोड़ता है। ठीक है, NH9 की बात करते हैं कि ये किस किस को जो है वो आपस में जोड़ता है। ये जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को जो है वो आपस में जो है वो जोड़ता है। तो इन स्टेट्स को आपस में ये जोड़ता है। दिल्ली मुंबई का इसके साथ नहीं कनेक्शन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। बोलते हैं कौन सी सही स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर जो है वो होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नेशनल हाईवे के बारे में क्या क्या क्वेश्चन हमें याद रखने हैं।
अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो कौन है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो NH44 जो है वो आता है। नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु को जो है वो आपस में जोड़ता है। शॉर्टेस्ट सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे 12A जो है वो आता है। 12A जो है वो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो आता है। और ऐसा नेशनल हाईवे कौन सा है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, वो नेशनल हाईवे नंबर 48 जो है वो आता है। नेशनल हाईवे नंबर 48 दिल्ली को मुंबई से जो है वो आपस में जोड़ता है। और कोलकाता को चेन्नई से कौन सा जोड़ता है, कोलकाता को चेन्नई से नेशनल हाईवे नंबर 16 जो है वो जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 16 जो है वो कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से बेसिक से पॉइंट है नेशनल हाईवेज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आदि शंकराचार्य हु लेटर बिकेम शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन। तो बोलते हैं आदि शंकराचार्य जो बाद में चलकर शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, आप कमेंट कर कर बताएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।